गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पैपकॉन फिजिक्स में आपका स्वागत है। पार्ट नंबर 7 आज हम कर रहे हैं यूनिट एंड मेजरमेंट का। आपसे पहले हम 6 पार्ट कर चुके हैं जो आप इस चैप्टर की +1 की जो 11वीं की फिजिक्स 11 की प्लेलिस्ट है उसमें आप सभी 6 पार्ट्स की वीडियोस देख सकते हैं। तो पार्ट 7 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और पार्ट 7 में हमारे जो टॉपिक हैं आज वो है डायमेंशन एनालिसिस और डायमेंशन फार्मूला एंड डायमेंशन इक्वेशंस। तो ये जो दो टॉपिक्स हैं आज हम कवर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज डायमेंशन। डायमेंशन क्या होता है? एवरी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी इन दिस वर्ड इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। These 7 fundamental quantities are actually termed as the 7 dimensions in physics. Means पूरे वर्ल्ड में दुनिया में कोई भी जो चीज़ है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, जैसे वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन है ना, आपको पता ना, कोई भी डिराइव्ड की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। एक तो फंडामेंटल होगी जो हमने 7 पढ़ी थी, है ना, लेंथ, मास, टाइम, है ना, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। उसके अलावा बहुत सारी क्वांटिटी जो डिराइव होती हैं, जैसे एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है ना, और या फिर वॉल्यूम है, ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। तो किसी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम किस में एक्सप्रेस करते हैं? हम उनके फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की फॉर्म में उनको एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। जैसे वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो मीटर पर सेकंड, है ना, इस तरीके से आप बात कर सकते हो, ठीक है। तो आप हर एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को सात जो हमारे पास बेसिक या फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है उनकी ही फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो ये जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, उनको ही आप क्या बोलते हो? 7 डायमेंशंस बोलते हो फिजिक्स में, उन्हीं को ही हम डायमेंशन बोलते हैं, ठीक है। एक बार दोबारा से समझते हैं इस चीज़ को। हर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? हम उनको रिप्रेजेंट या फिर एक्सप्रेस करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के फॉर्म में, ठीक है। और हमने जब ऐसा यूनिट की बात की थी तो ऐसे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो वो ही 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ही एक्चुअल में क्या है? डायमेंशंस कहलाते हैं फिजिक्स में, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के इक्वल होती है। और इसका अगर आप एक डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे तो L1T-1 होगा, ठीक है। ये चीज़ें हम आगे स्टडी करेंगे कि ये क्या है, L T-1 क्या है, L और T किस तरीके से आया। बट अभी आप ये याद कर लीजिए, L लेंथ के लिए है, डिस्प्लेसमेंट क्योंकि डिस्टेंस होती है तो हम उसको लेंथ बोलेंगे, ठीक है। और लेंथ को हम कैपिटल L से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ऊपर कैपिटल L आ गया और नीचे टाइम, टाइम को हम सेकंड में मेज़र करते हैं, टी इसे डिनोट करते हैं तो टी नीचे आ गया, ठीक है। तो ऊपर जाके इन्वर्स हो जाएगा, T-1 हो जाएगा, तो ये L1T-1 बन जाएगा वेलोसिटी, ठीक है। या फिर जनरली हम ये भी लिख सकते हैं M0L1T-1। यूजुअली हम इन 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की फॉर्म में ही बाकी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करते हैं, M, L और T की फॉर्म में, ठीक है। तो M यहाँ पे 0 है, M की कोई वैल्यू नहीं है ना, तो आप M की वैल्यू, M के ऊपर ये जो सुपरस्क्रिप्ट पा रहे हैं ये 0 पा रहे हैं, ठीक है। L1T-1, इसी को ही L T-1 जो वेलोसिटी के लिए आपने लिखा उसी को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में जो रिप्रेजेंटेशन पढ़ी वेलोसिटी के लिए M0L1T-1, ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो रिप्रेजेंटेशन है, यही एक्चुअल में वेलोसिटी का क्या है? डायमेंशनल फार्मूला है, ठीक है। वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला है ये M0L1T-1, ठीक है। So the dimensional formula expresses the physical quantity as how and which fundamental physical quantities participate in its formation। Means किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज की, ठीक है, जब फॉर्मेशन होती है, जैसे वेलोसिटी की अगर हम फॉर्मेशन की बात करें, ठीक है, तो उसमें क्या क्या आता है? उसमें मास नहीं आता, ठीक है, तो इसको हमने 0 लिखा हुआ है। जो लेंथ है वो आती है 1, है ना, उसकी 1 वैल्यू आती है। और टी यानी टाइम आता है उसमें, लेकिन वो इन्वर्स में आता है, ठीक है। तो हमें ये पता चल रहा है इसे देखकर कि किसी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ में कौन कौन सी फंडामेंटल बेसिक क्वांटिटीज़ रोल प्ले कर रही हैं और कितना रोल प्ले कर रही हैं, ठीक है। जैसे एल का 1 है, यहाँ पर एल स्क्वेयर भी हो सकता है ना, मीन्स एल जो 2 बार पार्टिसिपेट कर रहा है, तो हमें सिंपली पार्टिसिपेशन पता चल रही है बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ की, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ की, किसमें? ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं
डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है? द एक्सप्रेशन v इज इक्वल टू एम जीरो एल वन टी माइनस वन, हमने पिछला एग्जाम्पल ही लिया वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम स्मॉल v से डिनोट करते हैं, कैपिटल V से वॉल्यूम डिनोट करते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी के लिए स्मॉल v को जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा है, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में v को लिखने का मतलब है कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ v इक्वल टू एम जीरो एल टी एल वन टी माइनस वन। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन बनता है v इज इक्वल टू एम जीरो एल वन टी माइनस वन, यही क्या है, ये वेलोसिटी के लिए डायमेंशनल इक्वेशन है, ठीक है। इसी तरीके से डायमेंशनल इक्वेशन फोर्स क्या आप लिख सकते हो, F आपने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा एम वन एल वन टी माइनस टू और एम एल टी माइनस टू। आपको वन लिखने की जरूरत नहीं है, आप एम सिंपल भी लिख सकते हैं, ठीक है। एल देखिए, जहाँ पर एम वन था मैंने उसकी जगह सिर्फ एम लिखा है, एल वन था एल लिखा है, टी माइनस टू, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो ये डायमेंशनल इक्वेशन बनती है फोर्स की। ये किस तरीके से डिराइव हुई है ये हम आगे के चैप्टर्स में डेफिनेटली पढ़ेंगे कि किस तरीके से बनी है। नेक्स्ट, डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस क्या होती है? लिसन, डायमेंशन एनालिसिस इज द एनालिसिस ऑफ द रिलेशनशिप्स बिटवीन different physical quantities by identifying their basic quantities and units of measure and tracking these dimensions as calculation or comparisons are performed। देखिए एक्चुअल में इसका मतलब क्या है कि आप क्या करते हो, आपको एक ना स्टैंडर्ड लेना पड़ता है ना, एक यूनिफाइड फॉर्म में फिजिकल क्वांटिटीज को लेना पड़ता है। यूनिफाइड फॉर्म मतलब आप एक फिजिकल क्वांटिटीज को भी 7 जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनकी फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। जैसे अभी हमने पीछे देखा, आप वेलोसिटी को भी एम एल टी की फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रहे हो, है ना, और आप फोर्स को भी एम एल टी की फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रहे हो, ठीक है। तो आपके पास एक यूनिफाइड एक तरीका हो गया कि एक तरीके से आप हर फिजिकल जो क्वांटिटी है उसको एक्सप्रेस कर सकते हो। अब इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ, इससे ये हमें फ़ायदा हुआ कि हम उसमें अगर कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, कंपैरिजन परफॉर्म करना चाहते हैं, तो हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो यही आप डायमेंशन एनालिसिस में करते हो कि फिजिकल क्वांटिटीज़ जो है, बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ की फॉर्म में हम उनको लिखकर, ठीक है, उनके डायमेंशंस देखते हैं कि क्या क्या डायमेंशन है, और उन डायमेंशंस के बीच में कैलकुलेशन या कंपैरिजन करके हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के जो डायमेंशन है उसके बारे में बता सकते हैं, ठीक है। तो उनको हम एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल, डायमेंशनल फार्मूला फॉर फोर्स इज इक्वल टू एम वन एल वन टी माइनस टू। इस एग्जाम्पल से शायद आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे डायमेंशनल फार्मूला है हमारे पास फोर्स का एम वन एल वन टी माइनस टू, और इसका यूनिट क्या है, मतलब इसको मेजर किस में करते हैं, इसको न्यूटन में मेजर करते हैं, जिसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। इसी तरीके से डायमेंशनल फार्मूला फॉर डिस्टेंस, जिसको हम स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं डिस्टेंस को, उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, एल, कैपिटल एल सिर्फ, क्योंकि इसके साथ डिस्टेंस में सिर्फ लेंथ की बात करेंगे तो सिर्फ एल आएगा। एंड इट्स यूनिट इज मीटर, और आपको ये भी पता है कि लेंथ को किस में मेजर करते हैं, इसको मीटर में मेजर करते हैं। तो आपने स्मॉल एम से इसको डिनोट किया, ठीक है। अब आप अगर वर्क निकालें, आपको आगे जब हम नए चैप्टर पढ़ेंगे, 6 चैप्टर में वर्क आपका एक चैप्टर आएगा, ठीक है। तो वर्क अगर आप निकालो तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस यानी आप इन दोनों के डायमेंशन फार्मूले को इस तरीके से लिख सकते हैं, फोर्स इंटू डिस्टेंस, यानी कि डायमेंशन फार्मूला को भी इंटू की फॉर्म में यानी मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकते हो। तो फोर्स की जगह एम वन एल वन टी माइनस टू, और डिस्टेंस की जगह सिर्फ आपने एल लिखा, ठीक है। अब देखिए एम वन एल वन टी माइनस टू, यहाँ पे जो एल है सिर्फ ये इसके साथ जुड़ सकता है, और तो कोई नहीं है ना सेकंड वाली क्वांटिटी में। तो एल वन पहले था और एक एल और हो गया, तो ये एल स्क्वेयर हो जाएगा। तो आपका ये बनेगा एम वन एल वन टी माइनस टू, ठीक है, क्लियर है। और आप क्योंकि न्यूटन था फोर्स और लेंथ मीटर में थी तो न्यूटन मीटर, तो आप वर्क का डायमेंशनल फार्मूला भी बता पा रहे हैं फोर्स और डिस्टेंस को के डायमेंशनल फार्मूला के हिसाब से, और उनके यूनिट्स को देखकर आप वर्क का यूनिट भी बता पा रहे हो। जैसे वर्क का जो यूनिट है यहाँ पे न्यूटन मीटर हो गया, ठीक है, और या फिर हम उसको जूल भी बोलते हैं वर्क को, लेकिन इसको 1 न्यूटन मीटर भी बोला जाता है, ठीक है। तो आपने ये देखा कि आप किसी भी और फिजिकल क्वांटिटीज़ को आप एम एल टी की फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रहे हो, है ना, एम एल टी की फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रहे हो। तो अगर आप कोई और फिजिकल क्वांटिटी निकालना चाहते हो तो आप सिंपली उस फॉर्म से कैलकुलेशन करके निकाल सकते हो, है ना, क्योंकि अब ये जो दोनों होंगी ना, इनमें ना कॉमन टर्म्स हैं। कॉमन टर्म्स क्या है, जैसे इसमें भी एल है इसमें भी एल है, तो आपने इस कॉमन टर्म की पावर को 2 बार लिख दिया, है ना, एल स्क्वेयर कर दिया। तो आपको एक तरीका मिल गया जिससे आप हर फिजिकल क्वांटिटीज़ को लिखकर उनके बीच में कैलकुलेशन, कंपैरिजन, डिडक्शंस कर सकते हो, ठीक है।
तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है डायमेंशन एनालिसिस का। आई होप कि इस एग्जांपल से आपको काफ़ी क्लियर हुआ होगा कि डायमेंशन एनालिसिस का क्या एडवांटेज है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज फैक्टर लेबल मेथड और द यूनिट फैक्टर मेथड। इस डायमेंशन एनालिसिस को एग्जाम में आपको फैक्टर लेबल मेथड या फिर यूनिट फैक्टर मेथड आए तब भी आपको डायमेंशन एनालिसिस के बारे में नहीं लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। एप्लीकेशंस क्या क्या आप एडवांटेज ले सकते हो डायमेंशन एनालिसिस से। जो मैंने रेड कलर में लाइन लिखी है, जैसे चेकिंग डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ ए डायमेंशन इक्वेशन। आपने डायमेंशन इक्वेशन के बारे में अभी पीछे पढ़ा, जैसे v इज इक्वल टू एल टी माइनस वन, है ना, v इज इक्वल टू एल टी माइनस वन, तो वो उसकी एक डायमेंशनल इक्वेशन थी। तो आप डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से ये चेक कर सकते हो कि कोई भी डायमेंशन इक्वेशन है क्या वो डायमेंशनली करेक्ट है। डायमेंशनली करेक्ट यानी उसके दोनों तरफ जो डायमेंशंस हैं वो सही हैं या नहीं है ना। आप उसकी करेक्टनेस चेक कर सकते हो किसी भी डायमेंशनल इक्वेशन की। एग्जाम्पल में आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, लेट अस कंसीडर एन इक्वेशन हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच। ये एक रिलेशन है जिसमें बताया गया कि हाफ एम वी स्क्वायर ये काइनेटिक एनर्जी होता है, इक्वल टू एम जी एच हम पोटेंशियल एनर्जी के लिए डिनोट करते हैं। हम 6 चैप्टर में पढ़ेंगे ये चीज़, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन है, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच, जहाँ एम मास है बॉडी का, वी वेलोसिटी है, और जो जी है, जी आई एस मैंने एक साथ लिख दिया, तो जी अलग है। जी इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। देखो, अर्थ जो होती है उसकी ग्रेविटेशन फोर्स होता है, ग्रेविटी होती है, यानी कोई भी चीज़ जो होगी अर्थ के सरफेस, अर्थ के ऊपर, सरफेस के ऊपर, वो अर्थ के सरफेस की ओर ग्रेविटी की वजह से अट्रैक्ट होती रहेगी, है ना। तो उसकी वजह से यानी उसकी वो किसी स्पीड से, किसी एक्सेलरेशन के साथ अर्थ के ऊपर, अर्थ के सरफेस के ऊपर गिरती है, ठीक है। तो हम उसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। इसको हम थोड़ा और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे जब ये चैप्टर में आएंगे। तो अभी आप याद कर लीजिए सिंपली, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड एच इज हाइट। जो एच है वो हाइट है, ठीक है। एच क्या है, हाइट, कि कितनी ऊपर से वो चीज़ गिरी है, कितनी ऊपर अभी वो चीज़ पड़ी है जिसके बारे में हम कैलकुलेट, जिसके बारे में हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं इन इक्वेशंस के थ्रू, ठीक है। चेक वेदर दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, और हमसे ये पूछा गया है कि चेक कीजिए कि क्या ये इक्वेशन जो हमने लिखी है हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच, क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन कैसे निकलेगा। द डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, आप इसको लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद आप राइट हैंड साइड का डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अगर दोनों साइड का डायमेंशन सेम आ जाते हैं, है ना, सेम आ जाते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि ये डायमेंशनली करेक्ट है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन की बात करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एम वी स्केयर है। एम वी स्केयर का अगर आप डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे तो एम वी स्केयर की एम की जगह क्या आएगा, एम की जगह ये कैपिटल एम आ जाएगा, और वी, वी वेलोसिटी एल टी माइनस वन होता है, इसके ऊपर जो स्क्वायर था वो इस पूरे का स्क्वायर आपने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से एम जी एच का एम ये, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी एक्चुअल में एक्सेलरेशन के इक्वल होती है, और एक्सेलरेशन का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो एल टू टी माइनस टू होता है, ठीक है। एल टू टी माइनस टू होता है, सॉरी एल टी माइनस टू होता है, एल टी माइनस टू नहीं, सिर्फ एल टी माइनस टू। और जो दूसरे वाला एल है ये एल टू, एक और एल कहाँ से आया है, ये एच से आया है, क्योंकि एच आपका डिस्टेंस होता है, यानी एक लेंथ होती है, एच एक लेंथ होती है, तो उसके लिए एल लगेगा, ठीक है। तो आपने जी एच की जगह यहाँ पे एल टू टी माइनस टू लिख दिया। इसमें से एल टी माइनस टू जी के लिए है और एक और एल एच के लिए है, तो ये पूरा एल टू टी माइनस टू बन गया जी एच के लिए, और एम ये वाले एम के लिए बन गया, ठीक है। अब अगर आप इनको देखें तो इनको इस तरीके से लिख सकते हैं, एम एल टू टी माइनस टू एक साथ लिखे हैं सिंपली, हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, है ना। क्लियर है। देखो, हाँ, नेक्स्ट, इसमें देखिए ये फॉर्मूला बन गया, द डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड आर। अब हम राइट हैंड साइड का डायमेंशन देखते हैं। राइट हैंड साइड में एम एल टू टी माइनस टू हमने किया हुआ है। देखो, एम एल टू टी माइनस टू यहाँ पर कैसे आया है, एक्चुअल में आप ये वाला एक्सप्रेशन देखिए, जो मैंने अभी आपको बताया कि एम एल टी माइनस टू ये, या ये वाला है ना, एम जी एच, एम मास एल टी माइनस टू जी के लिए और एच के लिए एल, तो आप इनको जोड़ेंगे तो एम एल टू टी माइनस टू का, ये जो ये वाला एल टू टी माइनस टू था, ये सिंपली इसको ऊपर से मल्टीप्लाई करके आया पावर को, है ना। एम ये और एल, इससे जो मल्टीप्लाई करेंगे इसकी पावर को, एल टू टी माइनस टू आया, है ना। समझ रहे हैं। तो ये एम एल टू टी माइनस टू, इसको
इसको पावर को मल्टीप्लाई करके आया, और ये वाला एम एल टू टी माइनस टू एल किससे है, इसके कोरस्पॉन्डिंग आपने लिखा है, यानी मास के कोरस्पॉन्डिंग एम, जी के कोरस्पॉन्डिंग एल टी माइनस टू, और एच के कोरस्पॉन्डिंग कैपिटल एल। ठीक है, अब जब आप इसको लिखेंगे तो आप एम एल दो हैं हमारे, तो एल स्क्वेयर हो जाएगा, एल टू टी माइनस टू हो जाएगा, है ना। तो आप ये भी एम एल टू टी माइनस टू बन जाएगा। अब दोनों केसेस में देखो, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में एम एल टू टी माइनस टू ही आ रहा है, मतलब दोनों की तरफ डायमेंशंस क्या है, सेम है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। आई होप ये क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है, डिड्यूसिंग रिलेशनशिप अमंग फिजिकल क्वांटिटीज। मीन्स कि अगर आपके पास कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, आप उनके बीच में रिलेशन कैसे सेट कर सकते, रिलेशन करके एक नया क्या आप फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। ठीक है, तो वो डिडक्शन, ये जो डिड्यूसिंग है रिलेशन की, ये आप कैसे करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ की, इस एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। कंसीडर, एग्जाम्पल इसका है, कंसीडर ए सिंपल पेंडुलम हैविंग ए बॉब अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग। हम एक ना सिंपल पेंडुलम लेते हैं। पेंडुलम आपको पता है ना कि एक स्ट्रिंग बंधी होती है, और एक उसके बिल्कुल कोने पर, स्ट्रिंग के बिल्कुल एंड पे ना, जो तार है उसके एंड पर एक ना गोल एक बॉल टाइप होती है छोटी सी। आप ऐसे स्ट्रिंग जब घूमती है ना, जो स्ट्रिंग होती है वो घूमती रहती है, तो बॉब भी टू एंड फ्रो इस तरीके से मूव करता रहता है ना, आगे पीछे मूव करता रहता है। तो पेंडुलम आपको पता है घड़ी में होता है, क्लॉक में, तो आप उसका एग्जांपल ले सकते हैं। तो वो ये जो टू एंड फ्रो की मोशन है उसको हम बोलते हैं ऑसिलेट करना, है ना। तो हम मानते हैं जो सिंपल पेंडुलम है वो ऑसिलेट कर रहा है। अब वो किस वजह से ऑसिलेट करता है, वो एक्शन ऑफ ग्रेविटी की वजह से ऑसिलेट करता है। एक्शन ऑफ ग्रेविटी यानी जो अर्थ की ग्रेविटी है उसकी वजह से वो टू एंड फ्रो मूव करता रहता है, जो घड़ी में पेंडुलम है। क्लियर है। अब हम सपोज करते हैं, सपोज दैट द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, देखो पीरियड समझते हैं, पीरियड यानी एक पूरा साइकिल। जैसे एक अभी जो सिंपल पेंडुलम है वो ना बीच में है, ठीक है, वो आगे गया, ठीक है, उसके बाद पीछे आकर फिर मतलब राइट तक गया पूरे, उसके बाद दोबारा राइट से मीन पोजीशन पे आया, फिर लेफ्ट, बिल्कुल राइट जो लेफ्ट मोस्ट पोजीशन तक गया, उसके बाद फिर दोबारा मीन पोजीशन पर आ गया, है ना। तो एक साइकिल हो गया उसका पूरा। तो इसको हम बोलते हैं पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, कि कितना टाइम दिया उसने टू एंड फ्रो का एक साइकिल पूरा करने में, तो हम इसको क्या बोलते हैं, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, तो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन को हम सपोज करते हैं कि वो किस किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं, वो लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, स्ट्रिंग की लेंथ, मास ऑफ द बॉब, बॉब कितना भारी है, ठीक है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी। इन तीन फैक्टर के ऊपर मैं मानता हूँ कि ये जो ऑसिलेशन है, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, एक एक्सप्रेशन डिराइव करना है किसके लिए, टाइम पीरियड ऑफ, यानी ऑसिलेशन के टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, किसकी हेल्प से, डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से आपने करना है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। The dependence of time period t on the quantities L, G and M as a product can be written as। अब हमें बताया गया है कि जो t है टाइम पीरियड, वो L, G और M के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो हम उसके लिए एक ना ऐसा एक रफ रिलेशन लिख सकते हैं इस तरीके से, t इज इक्वल टू एल की पावर x, g, क्योंकि g की पावर y और m की पावर z, मतलब क्योंकि इन तीन फैक्टर पे करता है तो एल, जी, एम तो है ही। ठीक है, समझ रहे हो। और ये के यहाँ पे हमने कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लिया है, सिर्फ के एक डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट है। ठीक है, अब हमने ये देखना कि एल की कितनी वैल्यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है, टी जी की कितनी वैल्यूज़ के लिए, और एम की कितनी वैल्यू के लिए। ये तो हमें पता ही है कि जो टी है वो एल, जी और एम पे डिपेंड करता है, पर कितना कितना एल और जी और एम की वैल्यू इस रिलेशन में पार्टिसिपेट करती है, हमें वो चीज़ निकालनी है। ठीक है, तो उस अभी हमने उनको एक्स वाई जेड मान लिया कि इनकी पावर्स हैं। ठीक है, इनको एक्स वाई जेड ये हमारे कॉम्पोनेंट एक्सपोनेंट्स हैं, सॉरी। नेक्स्ट, बाय कंसिडरिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड्स वी हैव, अगर आप डायमेंशन को कंसीडर करें, ठीक है, तो टी आपको पता है टाइम पीरियड यानी सिर्फ टी से डिनोट करते हैं। तो इसका अगर आप डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे तो वो एल जीरो एम जीरो टी वन रहेगा, क्योंकि सिर्फ टी टाइम पीरियड है, तो सिर्फ टी की वैल्यू वन रहेगी, एम और एल जीरो रहेंगे। के क्यों, के क्योंकि डायमेंशन लेस हमने माना है तो इसका हमें डायमेंशन नहीं लिखना है। एल, एल एक लेंथ है, तो एल एक लेंथ है तो एल की पावर वन। ठीक है, जी एल टी माइनस टू है ना, तो एल टी माइनस टू की पावर वाई, और एम एक मास है तो एम की पावर वन जेड। आप समझ रहे हैं ना, ये हमने कहाँ से लिखे इक्वेशन, ये इक्वेशन हमने टी इज इक्वल टू के एल ऑफ एक्स जी ऑफ वाई एम ऑफ जेड, ये वाली इक्वेशन से हमने ये वाली इक्वेशन लिखी है। ठीक है, समझ रहे हैं, आप इसको देखिए।
अब आप देखिए कि एल की पावर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो एल की पावर ये एक्स हो जाएगी, 1x हो जाएगी, यहाँ पे एल की पावर वाई, टी की पावर -2y, एम की पावर जेड हो जाएगी, है ना। तो आप एल की टर्म्स को एक साथ लिख सकते हैं, तो एल एक्स प्लस वाई हो जाएगा, टी की पावर -2y और एम की पावर जेड हो जाएगी, है ना। अब इक्वेशंस को इक्वेट करते हैं। अब देखो इधर भी एल टी एम है, इधर भी एल टी एम है, तो हम इनकी जो पावर्स हैं उनको एक दूसरे का इक्वल लिख सकते हैं। ये तो मैथमेटिक्स में हम काफ़ी बार करते ही हैं, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई को 0 लिख सकते हैं, -2y को हम टी है ना, तो टी के साथ क्या है, यहाँ पे 1 है, इधर भी 1 है, और यहाँ पे टी के साथ -2y है, तो -2y को आप 1 के इक्वल लिख सकते हैं, और एम के साथ z है, इधर 0 है, तो z को आप 0 के इक्वल लिख सकते हैं। जब आप इन इक्वेशन को सोल्व करेंगे, है ना, इन दोनों को, तो आप x y और z की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू आपके पास 1/2 आएगी, y की वैल्यू -1/2 और z की वैल्यू 0 आ जाती है, ठीक है। जब आप इनको कैलकुलेट करके इनकी वैल्यूज़ निकालेंगे, ठीक है, इनको सोल्व करके, सच दैट टी की के एल की पावर, अब आपने ये फार्मूला था, ठीक है, एल एक्स जी वाई एम जेड, यहाँ पे आपने एक्स वाई और जेड की वैल्यू पुट की है सिंपली सोल्यूशन में, ठीक है। तो ये टी के एल हाफ जी माइनस हाफ और एम की वैल्यू जीरो, जेड की वैल्यू जीरो है ना। अब आपको पता है अगर आप किसी भी चीज़ की पावर जीरो लिखते हैं तो वो वन हो जाता है ना। एक्स की पावर जीरो यानी वन, ठीक है। तो आप उस फैक्टर को यहाँ पे नेगलेक्ट कर सकते हैं कि वन लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली इतना लिख दीजिए, इंटू वन आएगा वैसे यहाँ पे, ठीक है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप इस तरीके से अब इसको लिखते हैं टी। अब जो 1/2 होता है, 1/2 ही आपको पता है ये स्क्वायर रूट होता है ना, रूट होता है राइट, स्क्वायर रूट। तो आप इसको लिख सकते हो यानी स्क्वायर रूट ऑफ एल, और जी -1/2 है यानी 1/g का स्क्वायर रूट, है ना। तो अगर आप इसको एज ए होल टोटली लिखेंगे एक्सप्रेशन, तो ये बनेगा t इज इक्वल टू के रूट स्क्वायर रूट ऑफ l/g। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, हमने एक रिलेशनशिप सेटअप किया है। हमें सिर्फ इतना पता था कि ये जो टाइम पीरियड है वो एल जी और एम पे डिपेंड करता है, बट किस किस फैक्टर से ये अफेक्ट होता है, यानी कितनी उसकी पार्टिसिपेशन है एल जी और एम की टाइम पीरियड में, वो हम डायमेंशन एनालिसिस से इस तरीके से निकाल सकते हैं, इस रिलेशन के हिसाब से, ठीक है। तो ये एप्लीकेशंस हैं कुछ डायमेंशन एनालिसिस की। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके चैप्टर नंबर 1 में, यूनिट एंड मेजरमेंट में। तो आप इसको अच्छे से कीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए और एग्जाम्पल के साथ। तो आज हम इसमें इतना ही करते हैं, नेक्स्ट टाइम हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, काइनामेटिक्स प्रोबेबली। तो हम स्टार्ट करते हैं, टिल देन बाय, थैंक यू।